गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग 12वीं क्लास का चैप्टर 1 शीतयुद्ध का दौर पढ़ेंगे। तो सभी स्टूडेंट अपने अपने बुक ले लेंगे और कॉपी कलम भी ले लेंगे, साथ में समझते जाएंगे, नोट्स भी करते जाएंगे। ये किताब है, ये पहला अध्याय हम लोग आज पढ़ेंगे, तो इसको आप लोग पास में रखिए और चलिए शुरू कर देते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, बने रहिएगा वीडियो में, तब आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। तो इस दौरान शीतयुद्ध के दौर के दौरान हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, आज क्या क्या समझेंगे। आज पूरी तरह से इस टॉपिक को, इस अध्याय को समाप्त कर देंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे परिचय पढ़ने के बाद में फिर क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में जानेंगे। उसके बाद शीतयुद्ध क्या है ये पढ़ेंगे। उसके बाद दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ, फिर पहली दुनिया, दूसरी दुनिया और तीसरी दुनिया के बारे में समझेंगे। उसके बाद हम लोग गुटनिरपेक्षता के बारे में भी पढ़ लेंगे। नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था भी पढ़ेंगे और भारत और शीतयुद्ध पढ़ेंगे। तो इतने टॉपिक को डील करेंगे हम लोग, एक एक करके समझते हैं। आप कलम कॉपी लेकर के बैठेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। जहाँ भी समझ में नहीं आए आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं और सबसे पहले पढ़ते हैं, समझते हैं कि शीतयुद्ध का दौर। सबसे पहले शीतयुद्ध को समझ लेते हैं, शीतयुद्ध क्या है। तो इसे अंग्रेजी में बोलते हैं फ्रेंड्स, शीतयुद्ध को अंग्रेजी में कोल्ड वार कहा जाता है। तो अब नाम से ही लग रहा है कि कोल्ड वार यानी कि कोई बड़ा युद्ध नहीं होना। एक्चुअली बात क्या है कि आपको थोड़ा सा बैक जाना होगा इसको समझने के लिए, द्वितीय विश्व युद्ध में जाना होगा। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? 1939 से लेकर 1945 तक ये द्वितीय विश्व युद्ध चला था। इतिहास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था। तो 1939 से लेकर 1945 तक दुनिया दो ध्रुवों में बैठा हुआ था। एक तरफ था ध्रुवीय राष्ट्र, है ना, मित्र राष्ट्र, और दूसरे तरफ ध्रुवीय राष्ट्र। तो पूरी दुनिया क्या था, दो ग्रुप में बटी हुई थी। उसी दौरान शीतयुद्ध के दौरान ही क्या हुआ कि मित्र राष्ट्र के दो देश, मित्र राष्ट्र से तो ये जो वर्ल्ड वार हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध जो चल रहा था, तो उसमें जीत किसकी हुई? समाप्त होने के बाद जीत किसकी हुई? तो मित्र राष्ट्रों की जीत हुई, जिसमें से फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और बहुत सारे बड़े बड़े कंट्रीज में शामिल थे। इधर ध्रुवीय राष्ट्र में कौन थे? जर्मनी, इटली मुख्य रूप से थे, और उसके साथ और भी सारे कंट्री थे। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उसी दौरान दो महाशक्ति, एक महाशक्ति कौन थे? अमेरिका, और दूसरे महाशक्ति कौन थे? सोवियत संघ। ये दो महाशक्ति आपस में ही टकरा गए, जबकि ये दोनों महाशक्ति एक ही ग्रुप से लड़ रहे थे, फिर भी आपस में टकरा गए। किस बात को लेकर के? जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होगा तो दुनिया का महाशक्ति कौन बनेगा? दोनों का कहना था कि दुनिया की महाशक्ति हम हैं। अमेरिका का भी मानना था कि दुनिया की महाशक्ति हम बनेंगे, और सोवियत संघ का भी मानना था कि दुनिया की महाशक्ति हम बनेंगे। इसी दौरान दोनों में क्या हुआ? टकराव शुरू हो गया। टकराव किस तरह से शुरू हो गया? हथियारों की होड़ तो पहले से ही लगी हुई थी, और दोनों में टकराव हो गया कि हम दुनिया का सबसे बड़ा देश है, यानी महाशक्ति है। द्वितीय विश्व समाप्त होगा तो हम दुनिया के सामने सबसे शक्तिशाली देश बनकर उभरेंगे। इसी बीच में दोनों देशों के बीच टकराव हो गया। तो टकराव ऐसा था जिसमें युद्ध जैसी स्थिति कई बार हुई। इसके सैनिक और उसके सैनिक एकदम सामने सामने, अमेरिका और सोवियत संघ के सैनिक सामने सामने, लेकिन युद्ध हुआ नहीं। कई बार युद्ध जैसी संभावना व्यक्त की जा रही थी कि फिर द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया, एक और विश्व युद्ध सामने खड़ा है। तो दुनिया के बाकी देशों में बहुत सारी चिंताएं थी कि किस तरह से इसे टाला जा सके। तो आप समझ रहे हैं ना कि शीतयुद्ध क्या है, शीतयुद्ध क्यों हुआ। सबसे पहले आप ये समझिए, शीतयुद्ध वैसा युद्ध जिसमें अस्त्र शस्त्र का उपयोग नहीं हुआ, सिर्फ वाक्य युद्ध हुआ। वाक्य युद्ध का मतलब है कि जैसे घर गांव मोहल्ले में झगड़ा होते हैं, झगड़े देखे ना आप लोग, तो तू मैं जिससे हम बातें करते हैं, बात से झगड़ा होता है, वो हमसे दूर पर है, मैं उससे झगड़ रहा हूँ, वो मुझसे झगड़ रहा है, लेकिन हम दोनों में कोई संपर्क नहीं बना। तो इसी तरह के युद्ध को शीतयुद्ध कहा गया है। हथियार तो बहुत बनाए, सामने सेना खड़ी है लेकिन गोली नहीं चला,
कोई मारपीट नहीं हुआ, सिर्फ वाक युद्ध, धमकी, पत्राचार, रेडियो, टेलीविजन के माध्यम से अपने आप को ऊंचा दिखाने का प्रयास किया गया। तो इसी युद्ध को शीत युद्ध कहा गया। समझ गए ना? किन किन देशों के बीच हुआ? तो सोवियत संघ और अमेरिका के बीच हुआ। एक तरफ साम्यवादी देश, दूसरी तरफ पूंजीवादी देश। और ये साम्यवादी और पूंजीवादी क्या होता है, ये अगले अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे। समझ गए आप लोग कि शीत युद्ध क्या है ना? ये तो समझ गए शीत युद्ध क्या है। क्यूबा मिसाइल संकट। शीत युद्ध को समझने के बाद, जब शीत युद्ध चल रहा था, द्वितीय विश्व समाप्त होने के बाद शीत युद्ध पूरी तरह से सामने आ गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान थोड़ा बहुत जैसे मनमुटाव होता है ना, वैसे अपने आप को एक ही ग्रुप में रहकर दोनों साबित करना चाह रहे थे। लेकिन जैसे द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया, जर्मनी की हार हो गई, जापान की हार हो गई, उसके बाद दुनिया में ये दोनों देश अपने आप को साबित करना चाहे कि हम बहुत शक्तिशाली हैं। इसी दौरान अमेरिका ने जापान पर 2 परमाणु बम गिरा दिए। पढ़े होंगे आप लोगों ने। क्यों? अपने आप को साबित करने के लिए कि दुनिया की महाशक्ति हम हैं। अब द्वितीय विश्व समाप्त होने के बाद भी एक नया दौर शुरू हो गया। कौन सा दौर? उसको शीत युद्ध कहिए। ऐसे तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही शीत युद्ध शुरू हो गया था, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से सामने कब आया? जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। इसके बाद सामने आ गया कौन सा दौर? शीत युद्ध का दौर। अब शीत युद्ध का दौर दोनों में चल रहा था, तो क्यूबा मिसाइल संकट का नाम आता है फ्रेंड्स। ये एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में आया है। 2 नंबर का सवाल आता है एग्जाम में, क्यूबा मिसाइल संकट से क्या समझते हैं? तो क्यूबा एक देश, छोटा सा द्वीपीय देश था। कहाँ पर था? तो अमेरिका के बगल में। लेकिन अमेरिका के बगल में क्यूबा छोटा सा देश था, द्वीपीय देश है ना। लेकिन उस पर नियंत्रण किसका था? तो सोवियत संघ का था। सोवियत संघ का वो एक हिस्सा था। सोवियत संघ को 1962-61 में लगा कि अमेरिका इस पर चढ़ाई कर देगा। अमेरिका क्या करे? इस पर चढ़ाई कर देगा और फिदेल कास्त्रो, वहाँ के जो राष्ट्रपति थे, उनका तख्ता पलट कर देगा। तख्ता पलट का मतलब क्या होता है कि सत्ता से जबरदस्ती बाहर फेंक देना, है ना। जैसे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बने हुए हैं, उसे सैनिक के द्वारा या फिर किसी राजनीतिक दल के द्वारा या कोई शक्ति के द्वारा उसे सत्ता से समय से पहले बेदखल कर देना, मतलब उठाकर फेंक देना उसको सत्ता से। इसको तख्ता पलट कहते हैं। तो ये डर किसको था? सोवियत संघ को डर था कि अमेरिका के बगल में क्यूबा है तो वो मेरा दोस्त है, मेरे ग्रुप में है, अमेरिका उस पर चढ़ाई कर देगा और फिदेल कास्त्रो जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं उनका तख्ता पलट कर देगा, यानी कि उनकी सरकार खत्म कर देगा। इसके बाद सोवियत संघ ने यह फैसला लिया कि क्यूबा को क्यों ना सैनिक अड्डा के रूप में स्थापित किया जाए, यानी कि सोवियत संघ के सैनिक वहाँ पर स्थापित किया जाए। वहाँ से अमेरिका बहुत नज़दीक पड़ता था और ये सैनिक अड्डा स्थापित भी किया और 1962 में वहाँ परमाणु बम भी तैनात कर दिए। ये भनक अमेरिका को तकरीबन 2 सप्ताह के बाद लगा कि क्यूबा में सोवियत संघ ने परमाणु बम तैनात कर दिया, जिसको लेकर के अमेरिका में एक खलबली मच गई और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी और उसके सलाहकार ऐसा कुछ भी करने से हिचकिचा रहे थे जिससे दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध शुरू हो जाए। लेकिन इस बात को लेकर दृढ़ थे कि क्रूश्चेव क्यूबा से मिसाइल और परमाणु हथियार को हटा लेंगे। कैनेडी ने आदेश दिया कि जंगी बेड़ों को क्यूबा की ओर जो जाती है सोवियत संघ की जंगी बेड़े, उसको रोका जाए। कहने का मतलब यह है कि 1961 में क्यूबा में क्या हुआ? सोवियत संघ को लगा कि क्यूबा की सरकार को तख्ता पलट कर देगी। कौन? अमेरिका। तो 1962 में यहाँ पर परमाणु मिसाइल तैनात कर दी, है ना। और यहाँ से अमेरिका की दूरी बहुत कम थी, तो अमेरिका को डर सताने लगा कि अगर किसी देश या किसी घर के बगल में अगर हथियार सेट कर दोगे तो कैसा लगेगा? उसे तो लगेगा ना कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो उसी तरह से क्यूबा में अगर हथियार लगाया गया, परमाणु मिसाइल सेट कर दिया गया, वहाँ पर सैनिक अड्डा स्थापित कर दी गई, तो अमेरिका में खलबली मच गई कि अब हम क्या करें। तो अमेरिकी सरकार, जो जॉन कैनेडी थे वहाँ के राष्ट्रपति, तत्कालीन राष्ट्रपति, उन्होंने आदेश दिया कि क्यूबा की ओर जो भी जंगी बेड़े जाते हैं उसको रोका जाए। इस तरह से उस समय लग रहा था कि दुनिया एक और विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है, लेकिन किसी तरह से इसे टाला गया और दोनों देशों ने सहमति जता करके फिर क्यूबा मिसाइल संकट को, वहाँ से परमाणु मिसाइल को हटा लिया गया। तो इस तरह से एक युद्ध को टाला गया। तो इसी घटना को क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से
जाना जाता है। समझ गए क्यूबा मिसाइल संकट क्या है। क्यूबा एक देश जो अमेरिका के बगल में द्वीपीय देश है, वह देश सोवियत संघ के ग्रुप में शामिल था। शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ को लगा, शीत युद्ध के दौरान 1961 में सोवियत संघ को लगा कि अमेरिका फिदेल कास्त्रो की सरकार यानी क्यूबा के राष्ट्रपति को तख्ता पलट कर देंगे और वहाँ वो पूंजीवादी स्थापित कर देंगे। इसी सोच के चलते सोवियत संघ के नेता वहाँ पर क्या किए, परमाणु मिसाइल तैनात कर दिए, जिससे अमेरिका में बहुत भय पैदा हो गया और अमेरिका को निशाने मतलब बगल से टारगेट किया जा सकता था। किसी भी हमला को अंजाम देने के लिए वहाँ से अमेरिका बहुत नज़दीक पड़ता था। तो उस तरह से 1962 में यहाँ पर क्यूबा में मिसाइल तैनात किया गया था, जिसे बाद में जाकर के उसे दोनों देशों ने समझौता किया और समझौता के मुताबिक उसे वहाँ से हटा लिया गया, जिससे एक खतरनाक युद्ध की स्थिति को टाला गया। तो ये समझ गए, इसके परिभाषा में मैंने बता दिया। फिर है शीत युद्ध क्या है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि शीत युद्ध क्या है। शीत युद्ध वैसा युद्ध जिसमें अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं हुआ है ना, नहीं होता है, सिर्फ वाक्य युद्ध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, शीत युद्ध कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में भी आपने सुना होगा कि दुनिया दो ध्रुवों में बटा हुआ था, दो ग्रुप में बट गई थी। ठीक उसी तरह से शीत युद्ध के दौरान भी दुनिया दो ध्रुवों में बट गई थी। अब छोटे छोटे देश क्यों बड़े देश का सहारा लेते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है कि बड़ा देश जो शक्तिशाली देश है, वो अगर कहीं जाते हैं तो उसके इर्द गिर्द में बहुत छोटे छोटे देश उस पर क्या होते हैं, आश्रित रहते हैं, तो उसे भी उसमें शामिल होना पड़ता है। इस तरह से दुनिया दो ध्रुवों में बट गई। हम आपको मैप दिखा देते हैं कि किस तरह से दुनिया दो ध्रुवों में बटी हुई थी। आप किताब में देखेंगे तो ये देखिए, ये पीला वाला जो आपको नजर आ रहा है, ये पूंजीवादी यानी अमेरिका की तरफ से ये लोग थे, जितने हैं पीले वाले। ये नाटो सदस्य, बाद में हम बताते हैं अभी नाटो सदस्य क्या था। और ये जो आप देख रहे हैं, ये रेड जैसा जो दिख रहा है भगवा कलर में, तो ये थे सोवियत संघ के ग्रुप के देश। तो दुनिया क्या था, दो खेमों में बट गई थी। दोनों महाशक्तियां विश्व के विभिन्न हिस्सों पर अपने प्रभाव का दायरा बढ़ाने के लिए तुली थी। और इसी में क्या हुआ कि अमेरिका ने क्या बनाया, एक ग्रुप बनाया। ठीक है, अमेरिका एक ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा नाटो। 1949 अप्रैल 1949 में अमेरिका ने नाटो संगठन की स्थापना की, जिसमें मुख्य रूप से जिसमें स्टार्टिंग में कितने देश थे, 12 देश शामिल थे। कभी कभी ना नाटो का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। इसे हिंदी में भी याद रखेंगे, कभी कभी पूछता है। इसके जवाब में 1955 में जब अमेरिका ने देशों को इकट्ठा करना शुरू किया, अपने पाले में लाना शुरू किया, तो वो नाटो सदस्य बनाया। तो सोवियत संघ क्या किए, सोवियत संघ इसके जवाब में कौन सा संगठन बनाया, वर्सा संधि, वर्सा पैक्ट, वर्सा संधि या वर्सा पैक्ट। सोवियत संघ क्या बनाया, वर्सा पैक्ट, पैक्ट कहिए या संधि कहिए, है ना। कब बनाई, 1955 में। इसके जवाब में, नाटो के जवाब में सोवियत संघ भी अपने साथी देशों को इकट्ठा करना शुरू किए, उसे आर्थिक, राजनीतिक और भी बहुत प्रकार के मदद देना शुरू कर दिए, ताकि ये लोग कहीं किसी ग्रुप में चल तो न जाए। तो हम समझ गए कि दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ कब हुआ, तो शीत युद्ध के दौरान ही हुआ। दोनों देश कुछ कुछ देशों को अपने पाले में लाने का भरपूर प्रयास किया। और ये इसमें ज़्यादातर आपको नाटो और वर्सा पैक्ट के बारे में लिखना है। चलिए अब हम बात करते हैं पहली दुनिया, दूसरी दुनिया और तीसरी दुनिया की बात करते हैं। पहली दुनिया किसे कहते हैं, ये भी सवाल आपको 2 नंबर का हमेशा पूछा जाता है कि पहली दुनिया किसे कहते हैं, दूसरी दुनिया किसे कहते हैं और तीसरी दुनिया किसे कहते हैं। आपको देखिए किताब में मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए पहली दुनिया कौन है। यहाँ पर देखिए जो ये पिंक कलर दिख रहा है आपको ऊपर वाला, ये पहली दुनिया हो गई। ये बीच वाला जो है रेड जैसा, इधर देखिए दूसरी दुनिया हो गई। और ये ग्रीन वाले जितने हैं ये तीसरी दुनिया हो गई। तो पहली दुनिया में कौन आता है, पूंजीवादी देश। पूंजीवादी देश मतलब अमेरिका, अमेरिका के सहयोगी देश।
पहले दुनिया में आ गए। दूसरी दुनिया में आ गए साम्यवादी देश, यानी कि सोवियत संघ के पाले में जितने भी देश थे वो दूसरी दुनिया में आ गए। तीसरी दुनिया की बात करते हैं तो तीसरी दुनिया में वैसे देश थे जो बेहद गरीब देश थे, जो ब्रिटेन फ्रांस से अभी अभी आज़ाद हुए थे, जैसे भारत, ब्राज़ील, है ना, ये सब कंट्री, चेकोस्लाविया, ये सब तुरंत आज़ाद हुए थे, बहुत गरीब देश थे ये लोग। तो ये सब भी एक ग्रुप बनाए हैं, मैं आपको बताता हूँ आगे। तो पहले दुनिया, दूसरी दुनिया, तीसरी दुनिया समझ गए आप लोग। पहले दुनिया में पूंजीवादी, दूसरी दुनिया में साम्यवादी और तीसरी दुनिया में विकासशील और गरीब देश। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि 3-3 देश का नाम लिखिए, तो ये आप जरूर लिख लीजिएगा 3-3 देश पूंजीवादी। यहाँ पर देखिए, पीछे जाइए और पीछे में देखिए आप, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे पहली दुनिया और दूसरी दुनिया के देश। बहुत सारे देश हैं। ये जो देख रहे हैं पिंक वाले, ये पीला वाला देख रहा है ना, ये पहली दुनिया है और ये रेड वाले दूसरी दुनिया है। इसमें 3-3 देश देखना है। और बात रह गई तीसरी दुनिया की, तो तीसरी दुनिया में आप आगे हम बात करेंगे कि तीसरी दुनिया में कौन कौन देश आते हैं। इस मैप के अनुसार आप देख सकते हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत भी मैप समझ में आता होगा, जरूर आता होगा। ये उत्तरी में दक्षिणी अमेरिका का पूरा ये तीसरी दुनिया में आ गया। फिर हम अफ्रीका महादेश पूरा है, फिर एशिया का बहुत बड़ा क्षेत्र, फिर इधर दक्षिण पूर्व एशिया का पूरा सेक्टर, तो ये सब तीसरी दुनिया में आते हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात, गुटनिरपेक्षता की बात करते हैं। ये सवाल हमेशा पूछा जाता है, आपको एकदम इसे याद रखना है, गुटनिरपेक्षता क्या है और इसे क्यों बनाया गया है, कौन बनाए हैं। चलिए हम गुटनिरपेक्षता की बात करते हैं। सिंपल सी बात है, जब दुनिया 2 खेमे में बटी हुई, पहले से इसमें हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि दुनिया 2 खेमों में बटी हुई थी, और 2 खेमों में बटने के बाद एक तरफ दोनों तो महाशक्तियां ही थी, एक तरफ साम्यवादी और दूसरी तरफ पूंजीवादी, एक तरफ सोवियत संघ और दूसरी तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी देश। भारत आज़ाद हुआ सन 1947 में, और उसके साथ साथ बहुत सारे अफ्रीका के गरीब देश भी आज़ाद हुए। किसके चंगुल से छूटे? कोई फ्रांस के चंगुल से, ज़्यादातर तो ब्रिटेन के चंगुल से ही छूटे हैं। तो इन देशों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। इन लोगों ने सोचा कि क्यों हम महाशक्ति के फिराक में अगर रहते हैं तो साम्यवादी में अगर जाते हैं सोवियत संघ की तरफ तो वहाँ पर भी युद्ध झेलना पड़ेगा, अमेरिका की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर भी मुझे युद्ध झेलना पड़ेगा, और फिर हमारी स्थिति जैसे कि तैसी रह जाएगी। इसलिए हम लोग एक अलग ग्रुप बनाते हैं जो दोनों देशों के, यानी दोनों महाशक्तियों के ग्रुप से अलग रहेगा। गुट निरपेक्ष, इसका अर्थ ही होता है किसी गुट में नहीं रहना है, किसी भी गुट में नहीं रहना है, गुट से अलग रहना है। इसका अर्थ ही होता है कि गुट निरपेक्षता का अर्थ होता है गुट में नहीं रहना, यानी गुटबाजी नहीं करना है। तो इसी सोच के लेकर के हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा इसको बनाने में। कौन कौन थे वो आप किताब में देखेंगे कि कौन कौन थे इसके संस्थापक। गुट निरपेक्षता के संस्थापक थे जोसेफ ब्राज टिटो, है ना, यूगोस्लाविया के शासक थे ये। दूसरे में जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री, ये नाम याद रख लिए आप लोग। तीसरे में आइए तो गमाल अब्दुल नासिर थे, ये मिस्र के शासक थे। और चौथे में सुकर्नो, इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति। और पांचवें में बात करते हैं तो वामे एनक्रुमा, ये घाना के पहले प्रधानमंत्री थे। तो ये 5 लोग मिलकर के गुट निरपेक्षता का निर्माण किए हैं। कब किए हैं तो इसे हम लोग पूरे डिटेल से देख लेते हैं कि गुट निरपेक्षता का निर्माण क्यों हुआ और कैसे हुआ। मैंने अभी बताया आपको कि क्यों हुआ, क्योंकि दुनिया 2 ध्रुवों में बटी हुई थी और बहुत सारे देश इस दोनों ध्रुवों में शामिल नहीं होना चाहते थे। इसलिए 5 लोगों ने मिलकर के गुट निरपेक्षता का निर्माण किया। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ। पहला गुट निरपेक्ष जो सम्मेलन हुआ था वो बेलग्रेड में हुआ था, यानी कि 1961 में गुट निरपेक्षता का निर्माण भी हुआ और पहला सम्मेलन भी हुआ। इस सम्मेलन में कम से कम 3 बातों की परिणति थी। पहला था इन 5 देशों के बीच सहयोग, दूसरा था शीत युद्ध का प्रसार और इसके बढ़ते हुए दायरे, और तीसरा था अंतर्राष्ट्रीय फलक पर बहुत से नवस्वतंत्र अफ्रीकी देशों का नाटकीय उदय। 1960 तक संयुक्त राष्ट्र संघ में 16 नए अफ्रीकी देश बतौर सदस्य शामिल हो चुके थे। गुट निरपेक्ष सम्मेलन में 25 सदस्य देश शामिल हुए। उस समय गुजरने के साथ गुट निरपेक्ष आंदोलन की सदस्य संख्या बढ़ती गई। 2016 में वेनेजुएला में हुए 17वें सम्मेलन में 120 सदस्य देश और 17 पर्यवेक्षक देश शामिल हुए। आज गुट निरपेक्षता का सदस्य
अमेरिका भी है। तो गुटनिरपेक्षता इतनी अच्छी एक संगठन बन गई जिससे नाटो और वर्सा पैक्ट तो दोनों इसके सामने फीकी पड़ गई, क्योंकि शीत युद्ध समाप्त होने के बाद में उस तरह का गुटों का कोई ज़्यादा काम नहीं रहा। लेकिन गुटनिरपेक्षता एक ऐसा ग्रुप रहा, एक भाईचारे का ग्रुप बनाया गया जिसमें सोवियत संघ के भी सदस्य शामिल होते थे और अमेरिका के भी सदस्य शामिल होते थे। इसमें किसी को मनाही नहीं थी, ये गुटबाजी था ही नहीं। जिससे दुश्मनी है वो भी आ जाइए, जिससे दोस्ती है वो भी आ जाइए। सबों का इस ग्रुप में स्वागत है और सबों ने मिलकर के इस ग्रुप को आगे बढ़ाया। तो समझ लीजिए गुटनिरपेक्षता क्या है। गुटनिरपेक्षता बनाने में किनका किनका योगदान रहा, क्यों गुटनिरपेक्षता का निर्माण किया गया, आज कितने सदस्य हैं इसमें, पहले कितने सदस्य थे, ये सारे सवाल का जवाब आप लोग समझ गए होंगे। नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। गुटनिरपेक्ष देश शीत युद्ध के दौरान महज मध्यस्थता रखने वाले देश भर नहीं थे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल अधिकांश देशों को अल्प विकसित देश का दर्जा मिला था। इन देशों के सामने मुख्य चुनौती आर्थिक रूप से और ज़्यादा विकसित करने तथा अपनी जनता को गरीबी से उबारने की थी। नव स्वतंत्र देशों को आज़ादी के लिहाज से भी आर्थिक विकास महत्वपूर्ण था। बतौर टिकाऊ विकास के देश सही मायने में आज़ाद नहीं हो सकता। इसके तहत आपको बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की धारणा का जन्म 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD में टुवार्ड्स और न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट शीर्षक की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इस रिपोर्ट में वैश्विक व्यापार प्रणाली में सुधार का प्रस्ताव किया गया। इस रिपोर्ट में कहा गया कि सुधारों से, इसका मतलब सीधा सीधी समझ लीजिए ना कि जो नए राष्ट्र उदय हुए थे बहुत गरीब थे और इन्हें एक तो गुट से अलग रहना है, दूसरे में अपना विकास भी करना है। तो इन लोग अपने सहयोग से आपस में मिल करके विकास करने का एक प्लानिंग एक तरह से बनाए। जैसे अल्प विकसित देशों को उनके उन प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त होगा जिनका दोहन पश्चिम के विकसित देश करते हैं। दूसरा था अल्प विकसित देशों की पहुंच पश्चिम देशों के बाजार तक होगी, वे अपना सामान बेच सकेंगे और इस तरह गरीब देशों के लिए यह व्यापार फायदेमंद होगा। तीसरा है पश्चिमी देशों में मंगाई जा रही प्रौद्योगिकी की लागत कम होगी। और चौथा, अल्प विकसित देशों की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्था को भूमिका मिलेगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे पढ़ करके तो यहाँ पर पूरी तरह से डिटेल दिया हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पढ़ने में। आगे हम बात करते हैं, सबसे अंतिम पॉइंट है भारत और शीत युद्ध। भारत और शीत युद्ध की बात करते हैं तो आप पहले भी इसमें हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि भारत शीत युद्ध में शामिल नहीं हुआ या फिर नाटो में भी नहीं हुआ और वर्सा पैक्ट में भी नहीं हुआ। इन्होंने एक अलग ग्रुप बनाया जिसमें कुछ देश शामिल हुए और धीरे धीरे उनमें देशों की संख्या बढ़ गई, जिस गुट का नाम था गुट निरपेक्षता। और इसका मतलब होता है किसी भी गुट से अलग रहना। तो भारत की भूमिका बहुत बड़ी रही है इससे निर्माण करने में। और शीत युद्ध में भारत और शीत युद्ध के बारे में अगर चर्चा करें तो भारत को शीत युद्ध से क्या मिला, तो गुट निरपेक्षता का निर्माण किया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही भारत की। तो बहरहाल बस इतना ही है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। और किसी प्रकार के किसी स्टूडेंट को अगर कोई समस्या आ रही है तो मुझे कमेंट में लिख सकते हैं या फिर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं कि सर मुझे समझ में नहीं आया, फिर से ये टॉपिक बताएं। तो मैं कोशिश करूँगा आपको फिर से क्लियर करने का, क्योंकि क्लास में तो सवाल पूछ लेते हो लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा समस्या ये है कि आप समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो ये मुझे पता नहीं चल रहा। बट आपके कमेंट से और आपके क्वेश्चन से मुझे समझ में आएंगे और मैं इससे भी बेहतर बताने का प्रयास करूँगा। तो ठीक है स्टूडेंट, अगले क्लास में हम मिलते हैं। तब तक इसको आप लोग एकदम चैप्टर वाइज बढ़िया से ध्यान से पढ़िए, पूरी तरह से समझिए
और मैं सिर्फ यहाँ पर क्या कि आपको समझाने का प्रयास किया, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं सबका आंसर देना शुरू करूँगा। आप लिखोगे बहुत टाइम लगेगा। मैं सिर्फ टॉपिक बताने का प्रयास किया। हो सकता है अगले अध्याय में मैं कुछ और चेंजिंग करूँ इसमें। तो आप लोग पढ़िए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश करूँगा कि एक वीडियो आपको रोज़ प्रोवाइड कराऊँ। ठीक है, आते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।